हेलो हेलो डॉक्टर साहब, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? Great, great. I'm fine. Thank you so much. I was just discussing with my followers that it's a very interesting topic today. That why Ayurveda selected us, and I think you are doing an excellent work as far as Ayurveda physician and Vaidya is concerned. We are proud of you. We need more and more Vaidyas like you, who should come up in this way to promote Ayurveda ethical practices, especially in the नॉर्थ इंडिया। है हमारे प्राइम मिनिस्टर इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आयुर्वेदा। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इज वेरी पॉजिटिव। 30 से ज्यादा कंट्रीज में आयुर्वेदा रिकॉग्नाइज हो गया है। सो आई विल नॉट टेक मच टाइम। आई थिंक आप सब लोग मेरे बारे में काफी कुछ जानते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। बट आई विल हैंड ओवर द सेशन टू वैद्य प्रेम होगा जी। ही इज अ वेरी डायनामिक, वेरी I will say positive person in terms of practicing Ayurveda. Let's understand from her कि वो कैसे आयुर्वेदा की प्रैक्टिस कर रही हैं, क्या यूनिक अप्रोच के साथ प्रैक्टिस कर रही हैं, क्यों उनको लगता है कि आयुर्वेदा selected her as well. And thank you so much for your time. We are very much pleased and happy and privileged to have you on our platform, वैद्य जी। थोड़ा सा प्लीज हमारे फॉलोवर्स को बताएं अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, क्या आप कर रहे हैं, कैसे पेशेंट्स को हील कर रहे हैं, और कैसे आप वस्ती चिकित्सा या बाकी भी जो आयुर्वेदा के फंडामेंटल्स हैं उनको अडॉप्ट करके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तक बना रहे हैं। तो जरूर इसके बारे में बताएं। थैंक यू। ओवर टू यू। थैंक यू सर। आपकी जर्नी जानकर बहुत अच्छा लगा। अभी 5 साल 2016 बैच था मेरा और रीसेंट पास आउट हूँ मैं। और पास आउट होते ही मैंने अपना स्टार्ट किया श्री सत्य हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेदा, हिसार हरियाणा। लेकिन जो जब आपका टाइम था, जब आपने स्टार्ट किया, उस टाइम पे तो मैं सोच भी नहीं सकती कि उस टाइम पे कितना कम एक्सपोजर आयुर्वेद का रहा होगा। फिर भी आप मतलब अभी कुरुक्षेत्र में जो इवेंट हुआ था तब भी मैंने आपको सुना था। जितना आयुर्वेद को ऊपर तक लेके जाना है, उसमें सिर्फ आयुर्वेद की नॉलेज ही नहीं, हमारा बाकी की जो सिस्टम है उनकी नॉलेज को लेके उसको भी आयुर्वेद में एडिशनली ऐड करने से ही अचीव किया जा सकता है। ये मैंने आपसे सीखा। दूसरी चीज, जैसे संहिता है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया, फिर भी अगर आपको नेटवर्किंग का नॉलेज नहीं है, आपकी सोशल जो बिहेवियर है उसकी आपको समझ नहीं है, किस तरीके से आप बैठते हैं उठते हैं, जो सभी थेरेपी में बताए हैं उनकी अगर आप उनको फॉलो नहीं करते, तो मुझे लगता है कि जितना हम अचीव कर सकते हैं आयुर्वेद को पढ़ के, उतना हम नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे अच्छी चीज मैंने आपसे सीखी और अभी मैं बाकी चीजों में भी धीरे धीरे अपने आप को एक्सप्लोर कर रही हूँ। और मैं हिसार में अभी पिछले 8 महीने से प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट की है। शुरुआत अगर हम करें, जैसे पहले मुझे ऐसे पता नहीं था आयुर्वेद में, जब मैं फर्स्ट ईयर में जैसे ही गई तब तक भी कि क्या हो रहा है मेरे साथ, कि बचपन से हाइपर एक्टिव रही हूँ मैं। तो मैं बेसिकली, मेरे फादर फार्मर हैं, तो खेती बाड़ी फार्म हाउस था, तो वहाँ पे गांव गांव में रात दिन में मम्मी सोते थे, तो वो टाइम मुझे मिलता था पूरा एक्सप्लोर करने का, 3 घंटे का। तो गांव में पूरा दूर तक जहाँ तक जा सकते थे, पेड़ पौधे, बेल चूने के लिए, जामुन के लिए, सब वो चीजें थी। मतलब बचपन पूरा हर तरह से मेरा पेड़ पौधों के आसपास ही निकला, पेड़ पे चढ़ना उतरना। अभी बाद में जब टीन एज मेरा पूरा हुआ, उससे पहले पहले मुझे कुकिंग करना, वो सब मतलब सब सीखना है अपनी एज से पहले ही। मुझे ऐसे होता था मुझे बड़े जैसे कर रहे हैं ना वैसे ही सब सीख लेना है, तो मैं उनको नोटिस ज्यादा करती थी। एज इट इज मैं देखती थी कि ये कर कैसे रहे हैं, वैसा मैं कर देती थी। वो एज डिफरेंस को लोग हैरानी से देखते थे कि इतनी छोटी कैसे कर रही है ये, पर मुझे ऐसे पसंद था कि जितना हो सके हम करें। अभी मैं बहुत छोटी थी, मम्मी बताते हैं कि जब भी वो मेरे काम करते थे तो मैं हमेशा बोलती थी आप ही मतलब खुद ही करूंगी, मुझे मत कराओ। तो वो हैबिट अभी तक, मैं इतनी 25 साल की हो गई हूँ तब भी यही है, मुझे अपने सारे काम खुद से करना पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना अच्छे से वो काम हम कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। या फिर हमारा जो थॉट प्रोसेस है, किस तरीके से हमारा सोचना है, सिद्धांतों को इम्प्लीमेंट करना है, या हमारा स्पिरिचुअल जो एनर्जी है वो कैसी है, उसका ओवरऑल रिजल्ट सामने आता है। तो
अगर हम बात करें कि आयुर्वेद हमें कैसे चुनता है, तो पहली चीज यही है कि जब शुरू में तो यही होता है कि नीट की प्रिपरेशन करते हैं हर कोई, एमबीबीएस चाहिए। मेरे केस में मुझे सिर्फ ऐसा था कि मुझे सर्जरी करना है, क्योंकि मुझे हमेशा से चीजों के अंदर देखने की तलब होती थी। खिलौने मैं खेलती नहीं थी, तोड़ देती थी कि इसके अंदर क्या है, तो वो नेचर था। तो मुझे बॉडी के अंदर क्या है वो जानने का बहुत शौक है, दोनों तरह से, कि सर्जरी करके देखना और स्पिरिचुअली भी, कि मोक्ष और इंटरनल चीजें क्या है। हम अपनी बॉडी को बाहर से देख पाते हैं, अंदर चल कैसे रहा है, यूनिवर्स कैसे चल रहा है, घर नहीं चला पाते आजकल हम लोग अकेले, इसमें स्ट्रेस आ जाता है, इतना बड़ा कैसे चलेगा। तो उस रुचि के हिसाब से मैंने प्रिपेयर किया। उस टाइम पे मेरे पापा पार्टनर है, मम्मी हाउस वाइफ है, इतना स्टडी का नॉलेज नहीं था, तो मुझे तो पता मेडिकल बनना है, डॉक्टर बनना है, तो किया। लेकिन मेरी जो ग्रेजुएशन हुई वो गवर्नमेंट स्कूल से, कभी पापा के पास प्राइवेट से, इंग्लिश में कभी हिंदी में, तो मेरा जो बेस था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, मेरा कभी इंटरेस्ट बना नहीं। पर मुझे पीछे रहना पसंद नहीं था कभी भी, तो मैं रट्टा मार के मार्क्स ले लेती थी, पर वो नॉलेज नहीं हुई। फिर जब मैं मैथ्स मेरा वीक था, क्योंकि मेरी क्लासेस भी एक दो जंप करा दी गई थी, पुराने टाइम में ऐसे ही करते हैं कि जंप करा दो जल्दी हो जाएगा, तो मैथ्स वीक हो गया, उसकी वजह से फिर 11th 12th नीट मेरा क्लियर नहीं हुआ। तो फिर मेरे पापा जो है वो योग और आयुर्वेद में बहुत रुचि रखते थे, पर उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था क्या है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, मुझे लगता था ठीक है पापा कपालभाति कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, ठीक है चल रहा है। लेकिन जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद मेरे पास ऑप्शन था, एक तो ऑस्ट्रेलिया में मेरे मामा जी रहते हैं, मेलबोर्न में एक आयुर्वेदा का कॉलेज है, वो कह भी रहे थे कि आप वहाँ आ जाओ, हम वहाँ से कर लेंगे, आयुर्वेद आप कर सकते हो। लेकिन शुरुआत में मुझे था कि अगर मुझे एमबीबीएस नहीं मिला, सर्जरी नहीं कर पाऊंगी, तो अब क्या, तो बीडीएस ऑप्शन है, तो दांत में कोई इंटरेस्ट नहीं था। होम्योपैथी के एक डॉक्टर से मैंने ट्रीटमेंट लिया था, थोड़ा अंदर इशू था, तो मुझे वो काफी इम्पैक्टफुल लगा। पर फिर भी मुझे लगा कि BAMS जो सर्जरी है ना, BAMS, उसने मुझे खींचा कि ये है कोई चीज जो मैं जो अंदर से मांग रही हूँ वो फुलफिल कर सकता है। जबकि मुझे नहीं पता कि BAMS में सर्जरी मतलब क्या क्या, कुछ नहीं। मैंने सोचा कि ओवरऑल आप बॉडी हील कर सकते हो, सर्जरी कर सकते हो, तो हमें आयुर्वेद की तरफ जाना चाहिए। लेकिन एक चीज और भी थी कि मुझे थोड़ा फॉरेन कंट्री में इनिशियली मैं नहीं जाना चाहती थी, कि शुरुआत ही हम वहां से करें, इंडिया के कल्चर में पढ़ लिख के अपना हुनर डेवलप करके फिर हम जाए, ताकि हम किसी की लाइफ में किसी कंट्री में कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए। तो वो इसलिए मैंने वो आइडिया ड्रॉप किया और यहीं से मैंने स्टार्ट, तो स्टार्ट किया। तो एक हफ्ते पहले कॉलेज चली गई थी, बुक्स लेनी थी, तो मैं हिंदी मीडियम से थी, तो मेरी हिंदी स्ट्रॉन्ग थी, संस्कृत भी पढ़ा था, इंग्लिश मीडियम में स्विच होता रहा तो वो भी ठीक था। तो जैसे ही मैं गई शुरुआत में, तो मैं जैसे ही कोई एग्जाम होते थे भाग जाती थी क्लास से, संस्कृत का लेक्चर में भागती हुई दिखती टीचर्स को। तो उन्होंने धीरे धीरे मुझे ये फील करवाया कि मैं कर सकती हूँ, मुझ में पोटेंशियल है, क्योंकि नीट में नीचे से मार्क्स आते थे, तो मुझे यूजर बच्चे बोलते थे, तो मुझे लगता था मुझे जज किया जा रहा है एग्जाम लेके या टेस्ट लेके, तो मैं भागती थी। लेकिन फिर वहां पे जो टीचर्स थे उनका बहुत बड़ा रोल आया, उन्होंने मेरा जो अंदर था कि मैं हूँ, लेकिन उसको चैनलाइज कर दिया उन्होंने। पहले टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए, इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, सारे टीचर्स एक्स्ट्रा ही बोलते थे कि आप कर सकते हो, ये कर सकते हो वो। तो मुझे ऐसे होता था, अच्छा जो मुझे लगता है ये भी बोल रहा था, तो पक्का मुझ में कुछ है। फिर मैंने खूब मेहनत करना स्टार्ट किया। जैसे ही शुरुआत में क्रिया शरीर पढ़ा, वात पित्त का पढ़ा, मुझे तो सब समझ आया, आज तक खुद को समझा ही नहीं था। फिर समझ आया कि वात प्रकृति कैसी होती है, मैं इतना भाग दौड़ क्यों करती थी। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आयुर्वेद में नहीं पहुंच पाती, तो मेरा ना तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता, ना ही ऐसा पर्सनल जो पर्सनैलिटी मेरी सबके सामने आ रही है वो आ पाती। लड़कियों के लिए ज्यादातर लड़कियां मुझे मैसेज करती है कि मैम आपने कैसे किया, मतलब डिसीजन, क्योंकि फीमेल के हाथ में ही नहीं होता है, पैसे शादी पे लगाएं या क्लिनिक पे लगाएं, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन सबके लाइफ में, हर लड़की की लाइफ में आता ही है। तो बहुत सारी चीजें आई, आयुर्वेद में बहुत परीक्षाएं भी ली, ऐसा नहीं है कि इजीली मिल जाएगा, आपने मेहनत की। मेहनत अभी फर्स्ट ईयर के बच्चे करेंगे, उनको तकलीफ होगी मेहनत करने में, रोज रोज सा मिलता पढ़ने में, इजी नहीं है। पर अगर आपने पूरी दिनचर्या अच्छे से डिसिप्लिन के साथ फॉलो की, अध्ययन किया, तो एक वक्त के बाद आयुर्वेद अपने आप आपको आने लगता है। शुरुआत में वो
आपका सब टेस्ट करता है, पेशेंस टेस्ट करता है, आपका हार्डवर्क टेस्ट करता है, सब कुछ टेस्ट करेगा। आप लगे रहोगे ना, एक टाइम के बाद आप मेहनत नहीं करोगे, फिर भी आयुर्वेद अपरंपार आपकी तरफ आता रहेगा किसी न किसी माध्यम से। सेम वे आप कितना बड़ा सोचते हो, मतलब अभी आयुर्वेदिक कपड़े भी, मुझे लगता है कपड़ों की भी आयुर्वेदिक लगा के लोग सेल कर रहे हैं, तो वो इलॉजिकल है, लेकिन लोग आयुर्वेद के नाम पे पैसे कमा रहे हैं। जबकि चरक भी हम बोल की तरह भीषण प्रधान है, उसके बाद औषधि है। तो क्यों ना हम खुद को इतना एम्पावर करें कि हम जो कंपनीज हैं उनसे ज्यादा अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर सकें। उसके लिए क्या चाहिए? माइंडसेट चाहिए। सबसे पहले आपको बीएमएस कर लिया, फिर पीजी कर लिया, फिर आप टीचर बन गए। वो जो कंफर्टेबल जोन है ना, उससे तो निकलना पड़ता है, क्योंकि कुछ करना है तो रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क के बिना आप नहीं कर सकते। प्रैक्टिस एक तरह का डेयरिंग काम है, जिसमें हिम्मत होगी, जिसमें खुद पे विश्वास होगा, वही कर सकता है। तो ये मनोबल भी आयुर्वेद बनाता है और आगे भी वही धकेलता है। अभी 8 महीने की प्रैक्टिस में, पहले महीने में और आज में मेरा मनोबल इंक्रीज होता जा रहा है, और मेरा पेशेंट से इंटरेक्शन का टाइम भी कम हो रहा है। मुझे फटाफट समझ आता है कि वो बोला, वैसे मुझे समझ आ जाता है कि हर वे में समझ आता है इस पेशेंट का, ये दवा लेगा नहीं लेगा, इसका बिहेवियर कैसा, यहाँ से निकल के ये क्या बोलने वाला है, सब पर्सनैलिटी समझ आती है। तो जितना ज्यादा मल्टीपल साइंस को भी आप इन्वॉल्व करते हो, उतना ज्यादा आप डेवलप करते हो एज अ पर्सन। तो मुझे जो लगता है कि आयुर्वेद में जो चुना है, तो उसका सबसे जो बढ़िया मुझे रिजल्ट मिला अपनी लाइफ में, वो है मेरा पीस। क्योंकि मैं मुझे समझ आ गया, कोविड आया तो डर नहीं लगा, समझ आ गया था कि कुछ नहीं है, हम कर सकते हैं आराम से। ठीक, घर पे भी किसी के लिए चिंता नहीं है। बाकी जो लोग आयुर्वेद से नहीं थे, वो भी बहुत बुरी हालत थी चिंता से कि ये क्या चलता है। अति चिंतन से उनके भी हेयर फॉल और सब अग्नि मांगे सब हुआ ही होगा। तो मुझे लगता है आयुर्वेद हमें चुनता है हमारी पात्रता के हिसाब से, और वो सोल की पात्रता होती है। अब बीएमएस में सब आते हैं, लेकिन सब अच्छे आयुर्वेद नहीं बनते, कुछ लोग एलोपैथी की तरफ चले जाते हैं। उनका रीजन मुझे ये लगता है कि वो हार्ड वर्किंग नहीं होते। एक बार भी वो आयुर्वेद को बहुत डीपर लेवल पे पढ़ने तक की कोशिश भी नहीं करते, इसीलिए आयुर्वेद से उनको प्यार नहीं होता। वरना ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो संहिता पढ़े और उसको प्यार ना हो आयुर्वेद से, क्योंकि हम आयुर्वेद पढ़ते तो खुद को जानते हैं, और सबको खुद को जानना तो बहुत पसंद होता है। तो जो दिनचर्या है, मतलब मैं सबकी चाय बंद कराती हूँ। कभी मैं महीने में, 2 महीने में एक बार पी लेती हूँ, कभी जैसा तू कैसे पी लिए। तो मेरा, मुझे बहुत अच्छे से सिस्टम पता है। मैं बॉडी को अगर जंक खा रही हूँ तो फास्टिंग एक टाइम की करके बैलेंस कर सकती हूँ। आपको नहीं पता है कि आप रोज बर्गर खा खा के बीमार हो सकते हो, मैं सब खा सकती हूँ, मैं हैप्पी हूँ। तो मुझे वो जो कॉन्फिडेंस, मजा आता है ना बोलने में, तो फील आता है कि हाँ, आयुर्वेद में आके मतलब बहुत अच्छी लाइफ हो गई है। अगर जैसे आपने बताया कि आप अपनी क्लिनिक से करोड़ तक की अर्निंग करती हो, कर भी रही हो, और भी बहुत सारी चीजें आप कर रहे हो, तो वो बहुत बड़ी चीज है, और सबको इससे ये सीखना चाहिए कि सर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आयुर्वेद के माध्यम से ही वो ये सब कर रहे हैं। उनका जो फील्ड है आयुर्वेद ही है। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है, ज्यादातर पर जो बीएमएस में नए एडमिशन लेंगे, वो पहले पूछते कितना पैसा है। लिमिटलेस है, हर फील्ड में लिमिटलेस है। आप कितना अपने आप को कैपेबल बनाते हो, उस पर डिपेंड करता है। आपके पास कोई ऐसी स्किल है, ऐसी डिजीज को ट्रीट करने का इतना फास्ट फॉर्मूला है, तो आपके पास भीड़ लगेगी, लोगों को जो चाहिए वो आप दे पा रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सोल का जो कैरेक्टर है ना, उसी हिसाब से मुझे लगता है धन्वंतरी जी धन भी देते हैं, पेशेंट भी देते हैं। जितनी काबिलियत है, आप 50% क्रॉनिक इलनेस को ठीक कर सकते हो, तो वो 50% वाले लोगों को आप तक भेजता है। जिस दिन आप कैंसर ठीक करना सीख जाते हो, मनोबल आ जाता है, उस दिन कैंसर का पेशेंट आता है। जिस दिन आप कोई और इलनेस पढ़ते हो, उसका पेशेंट आ जाता है। ये हर बच्चे मोस्टली फील भी करते हैं, जो पढ़ रहे हैं उसके पेशेंट कैसे आ रहे हैं। प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो हमें ऐसा लगता भी है। तो वो हमारी पात्रता है। और सबसे ज्यादा जो आयुर्वेद में आके मुझे अच्छी चीज लगी है, वो सदगुरु। मुझे वो बहुत पसंद है। मतलब
जैसे वो बोलते हैं कि बीच का माध्यम रखो, ना इधर की ना उधर की, दो लोगों की डिबेट हो रही है, दोनों से सहमति रखते हो, अपना जो गोल है उस पर ध्यान दो। ऐसी ऐसी चीजें भी हमें कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा देती है। अक्सर ज्यादातर लोग आयुर्वेद में जो है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी सदुरुपयोग को कम फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से निंदा या फिर आयुर्वेद वाले तो परिवार ही हुए ना, तो एक दूसरे के साथ वो भाव रखना चाहिए। सब में गुण है, गुणों को देख के हमें सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, उनसे अच्छी क्वालिटीज लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैं एक बार जब मैं पढ़ रही थी तो कॉलेज लाइफ में मेरी बहुत इनिशियली फर्स्ट ईयर ठीक था, फिर टीचर्स आयुर्वेद की तरफ कम, मॉडर्न ज्यादा पढ़ाते थे, तो मैं रोज कंप्लेन लेके जाती थी, तो सबके सामने नजरों में भी आ गई थी, तो बोलते थे कि देखते हैं तुम भी अभी एलोपैथी प्रैक्टिस करते हुए मिलोगे, देख लेंगे तुम आयुर्वेद आयुर्वेद करते हो तो। पर फिर सेकेंड ईयर में आयुर्वेद, विश्व आयुर्वेद परिषद में इवेंट हुआ था 7 डेज का देहरादून में। वहां मैं गई तो वहाँ एक मैम ने गुरु के ऊपर बात की कि जब आपके अंदर पात्रता आती है ना, तो आप सबसे सीख लेते हो। आप एक बार अपने कॉलेज के टीचर्स को भी गुरु मान के देखो। तो मैंने वो भाव आया ना, तो मैंने सारे लोगों से आयुर्वेद के अलावा तो सारी अच्छी अच्छी चीजें सीख ली। हाँ, बस वो आयुर्वेद नहीं पढ़ाते थे, वो एक अलग चीज थी, खुद अध्ययन करके जितना हुआ सीख लिया। पर जो पर्सनैलिटी डेवलप हुई वहां पे मेरे सीनियर्स की वजह से, मतलब उनको मैं इतना रिस्पेक्ट देती थी, इतने प्यार से, तो वो मुझे घर भी नहीं आने देते थे। मैं 2-3 साल तक घर भी नहीं, जब तक वो चले नहीं गए थे, इतना प्यार से रखते थे। तो उस चीज ने भी बहुत कुछ सिखाया, लहजा, पर्सनैलिटी, ग्राउंडेड, जो नेचर लोगों को अच्छा लगता है देख के, वो सारा हम अपने ही एटमोसफेयर से सीख सकते हैं। तो वो भाव मैटर करता है। सेम वे शुरुआत में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अभी भी एक लड़की का मैसेज आया था कि मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ और मेरा आयुर्वेद में आ तो गई हूँ, लेकिन लग नहीं रहा आयुर्वेद ठीक है, ये गिटार सीखना है, म्यूजिक सीखना है, ये सीखना है। तो मैंने यही बोला, आप नहीं आए हो, आपको लाया गया है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, बाकी शौक है, लेकिन अगर ये मेन आपको मिला है ना कर्म करने के लिए, तो इस पे मेहनत करो। मेहनत करोगे तो आप निखर जाओगे, आपको भी नहीं पता होगा कि आप हीरा थे, खुद को आप सिल्वर समझ के बैठे हो। कुछ भी पैशन फॉलो करना, वो हमें लगता है एक एज तक कि गिटार सीखना, म्यूजिक सीखना हमारा पैशन है, बट जो कार्मिक बॉन्ड से आपको कर्म दिया जाता है ना, उस कर्म में अपने आप को झोंकना है, ताकि आप एक हीरा बने। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा ने सबके काम फिक्स किए हैं। हमारा फर्ज सिर्फ इतना है कि आप इस कुर्सी पे आके बैठे हैं, नियम से आके बैठे हैं, आपके सामने जब पेशेंट आए उसको 100% दे, बाद का और उसके बाद का काम सिर्फ उसका, जो यहाँ लेके आया है और जो यहाँ से उसको लेके गया है। तो वो चीजें मुझे आयुर्वेद पढ़ के ही आई है। और पहले मैं बहुत इमोशनल हुआ करती थी, बहुत ही ज्यादा, मतलब लोग क्या बोल रहे हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल ऐसा क्यों है, कॉलेज ऐसा क्यों है। लेकिन विद टाइम अब चीजें, इमोशंस सामने हैं मेरे, मैं अनअफेक्टेड रहती हूँ, या थोड़े टाइम के लिए इंडल्ज होकर निकल जाती हूँ। समझ आने लगता है कि ये चीजें वास्तविक में कितनी इनको इम्पोर्टेंस नहीं है। घर में भी अगर कुछ हो जाए तो 3 दिन बाद माथा खराब रहता था, अब मेरे साइड में भी अगर कुछ बात चल रही है तो मैं चिल्लू, मुझे बस 2 लाइन बोलनी है, जो मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ खुद को चेंज कर सकते हैं। तो जितना भी अप्रोच है ना, तद्वृत से मुझ में आया, तो मुझे आयुर्वेद में चुना, मेरे माध्यम से चरक जी, धन्वंतरी जी बहुत सारे लोगों को ठीक करा रहे हैं, वो भी अच्छा लगता है कि आप आ रहे हैं, आयुर्वेद के पास आप आ रहे हैं। मेरे मीडियम की वजह से चाहे हिसार में इस तरह से प्रैक्टिस करने वाले लोग नहीं थे, मेरे माध्यम से उन तक आयुर्वेद पहुंचता। मेरे बाद भी बहुत लोग आएंगे, मुझसे पहले भी बहुत थे, मुझमें मेरा कुछ नहीं है इस चीज के लिए, पर वो चीज अच्छा फील कराती है हमें पर्सनली, कि हमारी एग्जिस्टेंस से कुछ पॉजिटिव चेंज आ पाता है लोगों की लाइफ में, समाज में। फिर पर्सनल लेवल पे भी तो आता ही है, आप थोड़ा स्पिरिचुअल है तो आपकी बहुत उन्नति होती है, मोक्ष की तरफ आप जाते हो, सुकून आपको मिलता है, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, इसमें भी ठहराव महसूस होता है। पर नॉलेज जो है वो हमें एड ऑन करते ही रहना है, हर तरह की, जो आयुर्वेद भी बोलता है कि एक ही शास्त्र नहीं, अलग अलग शास्त्रों का ज्ञान भी होना चाहिए। जब आयुर्वेद का हो जाए फिर बाकी चीजों का ज्ञान भी लेते रहना चाहिए। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि
पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, इमोशनल, हर तरीके से आयुर्वेद आपको डेवलप करता है और इवेंचुअली आपको मोक्ष की ओर लेके जाता है अगर आप स्पिरिचुअल हैं। अगर नहीं है तो वो उधार की लो, मौज करो, वो वाला भी चलेगा, आप मजे करते हुए ही जाओगे, ऐसा होता है। तो यही था सर मेरे मन में जो आया बोलने के लिए। एंड ग्रेट ग्रेट, आई थिंक आपने बहुत अच्छे से समझाया। एंड आई थिंक आज के सेशन का यही है मैं कि आप सबको मोटिवेट किया जाए, जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने यंग डॉक्टर्स हैं, वैद्यास हैं, जो भी सोच रहे हैं शायद कि शायद वो कंफ्यूज हैं, वो आयुर्वेदा की प्रैक्टिस करें ना करें, तो प्लीज ऐसा कंफ्यूजन ना रखें। जैसा कि वैद्य प्रेमोंगा जी ने भी बताया कि नाउ शी इज वेरी कॉन्फिडेंट एंड उनको भी समझ में आ रहा है कि आयुर्वेद में क्यों वो आई या क्यों उनको चुना गया। तो आप सब लोगों को भी इसको समझना चाहिए आज के सेशन के बाद। इस चीज को समझें कि जो आयुर्वेद हमें चुनता है उसके रीजंस हैं, उसके अभी भी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, 30 से 40 हजार नए ग्रेजुएट्स हर साल निकलते हैं इंडिया में बीएमएस पास करने के बाद, लेकिन उसमें से काफी कम हैं जो प्योर ऑथेंटिक आयुर्वेदा की तरफ जाते हैं और आयुर्वेदा की प्रैक्टिस करते हैं और आयुर्वेदा को सोसाइटी में लेके जाते हैं। अगर आपको किसी भी लेवल पर चैलेंज आ रहा है, आपको किसी भी लेवल पर इशू आ रहा है, तो इंडियन वैद्यास प्लेटफॉर्म आपके साथ है। एंड काफी हद तक हमने काफी सारे वैद्यास को सपोर्ट किया और अभी हम B2C मॉडल भी लॉन्च कर रहे हैं, हमारी एप्स भी रेडी हैं। आपको सोसाइटी में काफी सारे पेशेंट्स, काफी सारे कंसल्टेशंस के साथ हम कनेक्ट करने वाले हैं। आप प्लीज हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, हमारे साथ जुड़े। अगर हम कर सकते हैं जैसा कि आपने बोला, तो मैं तो बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, मैं बड़ी एवरेज प्रैक्टिस करता हूँ, मैं सिर्फ 2-3 घंटे इवनिंग में क्लिनिक करता हूँ, मैं क्लिनिक पे बैठा हूँ, यहाँ से सेशन कर रहा हूँ। तो आप सभी कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। मेरा सिर्फ आपको ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये नेगेटिविटी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आज आप देख रहे हैं इतनी यंग आयुर्वेदा डॉक्टर वैद्य हमारे साथ हैं, 2016 मतलब रिसेंटली इन्होंने पास आउट किया है। एंड उसके बावजूद अगर ये रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रही हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट वत्स्य चिकित्सा ये कर रही हैं वर्षा ऋतु में, हिसार जैसे सिटी में रह के, जहाँ पे उतना एक्सेप्टेंस अभी भी नहीं है आयुर्वेदा का उस सोसाइटी उस स्टेट में, स्टिल शी इज एबल टू डू दैट, स्टिल शी इज एबल टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। तो आप समझ लीजिए, इसका एक इंस्पिरेशन ले लीजिए इनसे कि आप आयुर्वेद में काफी कुछ कर सकते हैं। तो प्लीज अपने दिमाग से, माइंडसेट से नेगेटिविटी, ये स्कोप आप निकाल दीजिए कि आपको आयुर्वेद में लिमिटेशंस हैं, आप आयुर्वेद में कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है, आप आयुर्वेद में काफी कुछ कर सकते हैं। एंड मैं लास्ट में कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरह सिर्फ वैद्य प्रेमियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले 2-3 मिनट में जरूर बताएं हमारे फॉलोअर्स को कि क्या चैलेंजेस या क्या नेगेटिविटी या क्या ऐसा आपको लगा कि जब प्रैक्टिस आपने स्टार्ट करी अभी तक आपको फील होता है, और उसको कैसे आप टेक्टफुली हैंडल करते हैं, या क्या आप एक मैसेज यंग डॉक्टर्स और वैद्यास को या स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं कि भाई ऐसे आप इसको मैनेज करें या ऐसे आप हैंडल करें, सो दैट वो भी एक सक्सेसफुल आयुर्वेदा डॉक्टर, वैद्य या प्रैक्टिशनर बन पाए जैसा कि आप हैं। तो मैं थोड़ा सा इसमें 1-2 चीजें ऐड कर देता हूँ, फिर वैद्य प्रेमोंगा जी जरूर इसको ऐड करें और हमारे इस सेशन को आज कंक्लूड करें। देखिए, जब आप प्रैक्टिस में बैठते हैं तो आपको काफी सारे चैलेंजेस आते हैं, जिसमें काफी सारे पेशेंट्स आएंगे जो आपको बोलेंगे कि भाई हमें आप सिरप, टैबलेट, कैप्सूल फॉर्म में कोई दवाई दीजिए। कई बार हो सकता है वो क्लासिकल आपका काढ़ा या चूर्ण या असवरिष्ट नहीं ले पाए, तो घबराना नहीं है, आपको हर तरीके की प्रैक्टिस आनी चाहिए। आपको क्लासिकल आयुर्वेदा भी आना चाहिए, आपको प्रोप्राइटरी या पेटेंट मेडिसिन से भी चिकित्सा आनी चाहिए। आपको ट्रीटमेंट में अगर पंचकर्मा करना है, वत्स्य चिकित्सा करनी है, आपको अग्निकर्म करना है, श्वासुत करना है, जो भी स्किल्स आप डेवलप करना चाहते हैं आप प्लीज जरूर करें। जितनी स्किल्स आप डेवलप कर पाए आप करें, जितनी स्किल्स आपको नहीं आती आप तो आप रेफर कीजिए। आपको ठीक है, आपके पास जलोका का या लीच थेरेपी का फैसिलिटी नहीं है, तो हम भी उसको नियर बाय हमारे एक नोएडा में डॉक्टर है, हम उनको रेफर कर देते हैं। तो रेफरल जरूर करें अपने साथ, जो भी क्लिनिकल में आप प्रैक्टिस में फोकस करके करना चाहते हैं उसको ज्यादा फोकस करें। और जो स्किल या जो थेरेपी आप अपने यहाँ कर सकते हैं आप अपने यहाँ करें, और जो स्किल या जो थेरेपी आपको लगता है कि आप रेफर कर सकते हैं तो आप उसको नियर बाय डॉक्टर्स को आइडेंटिफाई करके रेफर भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आप ही करें, लेकिन एक इकोसिस्टम को क्रिएट करें अपनी सिटी और अपने नियर बाय एरियाज में, सो दैट अल्टीमेटली जितनी पेशेंट्स हैं, जितनी फैमिलीज हैं, वो आपसे कनेक्ट हो रही हैं या आपके फेलो डॉक्टर से कनेक्ट हो रही हैं, वैद्या से कनेक्ट हो रही हैं। अल्टीमेटली सबके पास ऑथेंटिक आयुर्वेदा पहुंचना चाहिए और ऑथेंटिक आयुर्वेदा से उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। आई थिंक दैट शुड बी द एम। एंड उसके पॉइंट ऑफ व्यू से और उसके माइंडसेट से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इवेंचुअली आप ग्रो कर जाएंगे, इवेंचुअली आपको अच्छी रेटिंग्स मिलेंगी, अच्छे रिव्यूज मिलेंगे, अच्छे फीडबैक्स और टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे। थोड़ा सा आप
स्मार्टली अगर डिजिटल कोर्स सबको समझ के करते हैं तो आप अच्छी ग्रोथ भी कर पाएंगे। 3 से 4 साल में आप सब लोग 8 से 10 लाख का टर्नओवर कर सकते हैं, मीन्स 2 से 3 लाख की आपकी इनकम या प्रॉफिट हो सकता है, जो हर एज डॉक्टर को करना चाहिए फाइनेंशियली। और वो फाइनेंशियली करने का मतलब सीधा सीधा है कि अगर आप एथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मीन्स आप 100-150 पेशेंट्स हर महीने ठीक कर रहे हैं मिनिमम, जिससे आप एक सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि अगर 100 फैमिलीज भी, जो हमारा एक टारगेट रहता है कि हर महीने हम 100 फैमिलीज को इंट्रोड्यूस कर दें आयुर्वेदा, और 100 फैमिलीज आयुर्वेदा को पहली बार अगर समझ के कोई भी एक फैमिली मेंबर उनकी फैमिली में अगर आयुर्वेदा से ठीक होता है, हील होता है, या उसको, तो आज भी हमारे पास 3 पेशेंट्स हैं। एक पेशेंट है रेस्पिरेटरी का, जो पहली बार सांस जो फूलती थी, उस सांस फूलने में कह रही मैं लेडी थी कि मैं पहली बार अपनी सोसाइटी के 4 चक्कर लगा पाई डॉक्टर साहब बिना सांस फूले। आपकी थैंक यू आयुर्वेदा की मेडिसिन ने मेरे को बहुत अच्छा रिलीफ किया। और बड़ा सिंपल, हमने एक उसको श्वास अमृतम सिरप आता है एक साउथ इंडिया कंपनी का, सिद्धा मेडिसिन है, और सस्पेंशन है कुछ हर्ब्स का, जड़ी बूटियों का, हमने कोविड के टाइम पे भी यूज किया। तिलों चिंतामणि रस हमने उनको दे दिया, अमस्तावले हमको दे दिया महेश्वरी कंपनी का, तिलों चिंतामणि रस हमने डाबर का यूज किया। ऐसी 2-3 सिंपल मेडिसिन दी और उससे उनको इफेक्ट आ गया। ऐसे ही आपको एक और दूसरे हमारे केस आए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस है, 6 महीने का ट्रीटमेंट चल रहा है, उसमें सिंपल आप उनको महानारायण तेल लगवाइए, महायोगराज उगलू दीजिए, या मेडिकल कैनाबिस की हम प्रैक्टिस करते हैं वो आप साथ में दे दीजिए, जिससे इमीडिएटली उनको पेन में रिलीफ मिलता है। तो ऐसे 2-3 आप मेडिसिन दीजिए। पोटली चिकित्सा हमने उनकी कराई, उनको हमने बोला कि आप घर में ही, क्योंकि वो पंचकर्मा ट्रीटमेंट नहीं करा सकती, तो घर में ही उनको सेटअप समझाया कि आप कैसे जानुवस्ती कर सकते हैं, कैसे आप अपने नी जॉइंट को थोड़ा सा नरिश कर सकते हैं। तो वो छोटा सा उनको टिप दी, तो उनके साथ उनको मेडिसिन दी, तो उनको काफी आराम मिला, और उनको एक्सरे में भी विजिबल चेंजेस 3 से 6 महीने में दिखने शुरू हो जाते हैं पेशेंट्स को। तो ये सिंपल सिंपल तरीका। तीसरा पेशेंट आया कि उनको नींद नहीं आती थी, तो उनको अगेन सिंपल आप अश्वगंधा, ब्राह्मी, या जो भी आजकल अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन अवेलेबल है वो दीजिए। साथ में हम एक मेडिसिन मेडिकल कैनबिस की यूज करते हैं, वो 2 मेडिसिन से उनको फर्स्ट डे से नींद आनी शुरू हो जाती है। स्टिल आप शिरोधारा का सेटअप है तो पंचकर्मा कर दीजिए, ब्राह्मी तेल से, एक अच्छी क्वालिटी के ब्राह्मी तेल से आप शिरोधारा दीजिए, उनको नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो ये सिंपल सिंपल फंडामेंटल्स हैं जो आपको समझने हैं। वातपित्त कफ को थोड़ा सा समझ लीजिए, धातुओं को स्रोतस तक जा सकते हैं तो उतना चले जाइए, कोई स्किल आप डेवलप कर सकते हैं स्किल डेवलप कर लीजिए। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है आज के सेशन में कि आप ऑथेंटिक आयुर्वेदा प्रैक्टिस को अगर समझ के करेंगे तो आपको पहली बात तो समझ आएगी कि आयुर्वेदा को क्यों आपने चुना। हमें तो ये समझ में आता है कि हमें आयुर्वेदा ने इसलिए चुना कि हम पिछले कुछ सालों में 10,000 कम से कम पेशेंट्स का हमने डेटा रिव्यू किया जो हमने ठीक किए। तो 10,000 फैमिलीज को अगर हम चेंज कर पाए तो शायद यही उद्देश्य था। और हमारा टारगेट है कम से कम 1 लाख फैमिलीज को आने वाले टाइम में हम चेंज करें। और हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो 1 लाख डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं वो भी अगर 10-10 या 100-100 या जो भी टारगेट लेंगे उतनी फैमिलीज को अगर ठीक करते हैं, तो वो एक टारगेट होना चाहिए कि हिंदुस्तान की जितनी फैमिलीज है मैक्सिमम से मैक्सिमम फैमिलीज में हर एक आयुर्वेद डॉक्टर और वैद्य को हम पहुंचाएं। और हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी हम ये करने वाले हैं, जो हमारा B2C लॉन्च अभी एप्स के साथ होने वाला है अगस्त में, कि आप सब लोग उन ऐप के माध्यम से सैकड़ों हजारों फैमिलीज के पास पहुंचेंगे, हम पहुंचाएंगे। ना ना सिर्फ भारतवर्ष में, इनफैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में भी। एशियान कंट्रीज का एक काफी इंपॉर्टेंट 20 जुलाई को इवेंट होने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ। लेकिन ऑलरेडी हमने एशियान कंट्रीज की 10 कंट्रीज में इंश्योर किया है कि इंडियन वैद्यास फर्स्ट पेज पे आना शुरू हो गया है। वहाँ पे कोई भी अगर वैद्यास सर्च कर रहा है तो आपके सीनियर जूनियर या बैचमेट कोई भी उन कंट्रीज में अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो सिंगापुर है, थाईलैंड है, मलेशिया है, फिलीपींस है, वियतनाम है, आप में से भी अगर कोई जाके वहाँ पे प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, एस्टेब्लिश होना चाह रहे हैं, तो वो भी चैनल हम जल्दी ओपन करने वाले हैं। तो कहने का मतलब है कि पहले इंडिया में अपने आप को ग्रो करें और उसके बाद आप ऑल ओवर वर्ल्ड अपने आप को लेके जाएं, और अल्टीमेटली आयुर्वेदा से आप ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को और फैमिलीज को हील करें। आई थिंक अगर इस उद्देश्य को और इस एम को, इस प्रयोजन को आप समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आयुर्वेदा ने आपको क्यों चुना है। तो इसी नोट पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वैद्य प्रेम होगा जी से, वो भी अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स आज के सेशन के लिए करें, एंड देन वी कैन कंक्लूड दिस सेशन। एंड आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट से फोकस होकर प्रैक्टिस करें। टेक्निकली भी हम काफी सारे स्पीकर्स को लेके आएंगे। हम वैद्य प्रेम होगा जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि एक नेक्स्ट सेशन जरूर हमारे साथ करें, और हमारे फॉलोवर्स को सबको बताएं कि कैसे आप वस्तु चिकित्सा के रिकॉर्ड्स बना रही हैं, कैसे आप अग्निकर्मा और कैसे आप बाकी भी ट्रीटमेंट मोडेलिटीज में पेशेंट्स को ठीक कर रही हैं। तो इसके बारे में भी हम एक टेक्निकल सेशन जल्दी आपके साथ करेंगे। बट फिलहाल आप जरूर ये बताएं कि आपको क्या लगता है फाइनली, कि और क्या वैल्यू एडिशन आप दे पा रही हैं जिससे आपको और स्ट्रेंथ मिलती है उस माइंडसेट और उस थॉट प्रोसेस से कि आयुर्वेदा ने आपको चुना।
सर जैसे आपने बोला हमें हर तरह की प्रैक्टिस आनी चाहिए, तो उसमें मैंने एक बात सुनी थी कि वो वैद्य सबसे श्रेष्ठ है जिसको एक ही बीमारी को 50 तरह से कम ठीक सकता है। और मुझे चरक की सबसे सुंदर बात ये लगती है कि उन्होंने मूत्र, गोबर, मिट्टी उनको भी नहीं छोड़ा। तो बहुत ओपन माइंडसेट के साथ सब कुछ यूज करना है। मोस्ट ऑफ द पीपल आयुर्वेदा एलोपैथी करते हैं। चरक ने जब मूत्र नहीं छोड़े, जब समय आने पे उस चीज को उपयोग किया, तो आप भी अपनी आयुर्वेद सिद्धांत से सोच समझ के हर चीज को उपयोग करने के लिए ऊपर, ताकि हम बहुत फास्ट और बहुत अच्छे से रिजल्ट दे पाए। पहली चीज। दूसरा, जो आप कह रहे हैं कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है, क्या इम्पैक्ट मैं ला पा रही हूँ, तो मेरे माध्यम से धनवंतरी जी, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स जो एक लेडी आई थी, उनको वो कमर से नीचे झुके हुए थे। उनके मॉडर्न जो एग्जामिनेशन थे, तो उन्होंने बोला कि कंप्रेशन है, इसकी वजह से पूरे पैर में पेन होगा। 24 घंटे था उनको। फोर्थ डे पे शुरुआत से उनको आराम आने लगा। फोर्थ डे पे बिल्कुल सीधे हो गए। सेवंथ डे पे उनको कोई पेन नहीं था। उसके बाद वो 15 दिन की दवाई लेके गया, उसमें ऑलमोस्ट वो ठीक है। तो उन्होंने खुद ये बताया कि उनको पिछले साल जब वो 4 महीने बैठते रहे थे। और पेशेंट ऐसे अपना मानने लग जाता है ना, इतना प्यार ऐसे आके खुद बैठते हैं, जैसे कि जैसे माँ बाप भी इतना प्यार एकदम नहीं दिखाते जितना वो दिखा देते हैं। उसके बाद उन्होंने 4-5 पेशेंट ऐसे भेजे जो आते हैं, आराम से जो मैं कहती हूँ उसको फॉलो करते हैं, मस्ती करवाते हैं, अपना ठीक होते हैं और चले जाते हैं। कल एक पेशेंट आए थे, फीमेल, 101 किलोमीटर दूर से ही आए थे वो। उनको इनफर्टिलिटी थी और उन्होंने बहुत बार ट्राई किया। 40 की एज में वो उनको बच्चा हुआ था, ट्विंस बेबी हुए थे उनको। लेकिन उनको फिलहाल जो दिक्कत थी वो थी डकार की, बहुत ज्यादा उद्गार उनको आ रहे थे, बहुत ही ज्यादा। अगर उनको कहीं भी हाथ लगा दे तो डकार आ रहा है, पेट भारी है, गोला अड़ा हुआ है, ऐसे बोलते हैं हमारे यहाँ पे कि कुछ है जो फंसा हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में थे वो। बहुत अब तक 20-25 साल में बहुत पैसा कर चुके थे, रो रहे थे कि मेरे पास पैसे नहीं है पर मुझे ठीक चाहिए, मुझे ठीक होना है। और वो आए भी किस तरीके से थे, मतलब वो यहाँ आने वाले नहीं थे। वो यहाँ कोई एलोपैथिक हॉस्पिटल वहां जाने वाले थे। वहां पे पता नहीं कौन बोलता कि क्या हुआ तुझे, तो उसने बोला मुझे ऐसे गैस की दिक्कत है। तो बोलता है कि तुम्हारी तो इतनी उम्र भी नहीं है, दिखने में वो काफी यंग थे। उन्होंने बोला कि हाँ लेकिन मुझे दिक्कत है। कि फिर इसमें मतलब इधर पीछे है एक वाला, उसमें जाओ, जबकि वो इंसान का कोई मुझसे लेना देना नहीं है, बट उनको आयुर्वेद क्या उसको ठीक होना था, वो समय था। इसीलिए समय है तो वो यहाँ तक आए। और फिर यहाँ वायु ही था तो उनको लिपन पाचन वाली बस्ती हमने दी, वातानुलोमन वाली। तो उसी टाइम वो आके बस्ती हुई, उनके आते ही बोलते मैं ठीक हो जाऊंगी, वरना रोज कॉपी नहीं थी। उनको एक बच्चा बहुत बुरी उम्र के बाद हुआ है, वो बड़ा होगा तब तक तो मर जाएंगे। तो वो डिप्रेशन में जा रहे, वो वायु निकला ना तो बोल रहे मैं ठीक हो जाऊंगी, हंस हंस के फिर सारी बातें बता रहे। तो मैंने ही देखा कि कितना कितनी बड़ी चीज है। और शुरुआत के पहले महीने में पेशेंट 5 दिन में बोले ठीक हो गया। मैं ऐसे क्या ठीक हो गया, फिर याद आता है ऐसे नहीं करना है। मुझे पता है ये चमत्कार है आयुर्वेद के, हमें भी पूरी जिंदगी ये झटके वाले हैं कि कैसे आयुर्वेद से सब कुछ ठीक होता है। पर वो प्रिटेंड करना होता है कि हाँ हमें तो पता है कि ये होना ही था ऐसे वाला। तो हर एक पेशेंट आपको अलग तरह का कॉन्फिडेंस देता है। फिर आप क्या करते हो, फिर कोई ऐसे ही जिसको नॉलेज नहीं है आयुर्वेद की या जो बहसबाजी करने आता है उनको आप एंटरटेन नहीं करते। हर कोई आपका पेशेंट नहीं, ऐसा आप डिजायर भी नहीं करते। जिसको ठीक होना होता है वो ही आयुर्वेद के पास आते हैं, जिसको मोक्ष नहीं आता है वही आयुर्वेद में पहुंच पाता है। हमारा कहीं कोई वो नहीं है, क्योंकि हम पैदा हुए हैं वो भी उनकी मर्जी से, सांसें चल रही होगी उनकी मर्जी से। बस कर्म अपने आपको अच्छे से करना है, चाहे वो वैद्य हो चाहे वो रोगी, तो दवा दे दी खाएगा, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो वही बात है। और दूसरा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे इधर तो थायराइड है ही, फिर तो और भी अच्छा है ना, सबको अवेयर कर पाओगे, बड़े स्केल पे कर पाओगे। कोई मतलब हर एक वैद्य अलग प्रैक्टिस करता है, समझ नहीं पाते लोग। तो कम से कम आप अकेले होगे तो आप जिस तरीके से लहर को बनाओगे वो सारे लोग समझ पाएंगे।
वो कंपटीशन ना होना भी एक पॉजिटिव चीज है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ इसको डील करें। जब मैंने हिसाब में किया तो मुझे पता ही नहीं था यहाँ पे और लोग कौन है। मुझे मतलब ऐसे बिजनेस माइंडेड लोग होते नहीं पता होना चाहिए, हमें अपना पता होना चाहिए, हमें कैसे काम करना, कैसे रिजल्ट देना है। वो रिजल्ट देंगे तो इतनी भीड़ रहेगी, हमें क्या ही मतलब होगा कि हमारे ही आयुर्वेद वाले हमारे कॉम्पिटिटर है या नहीं, ये सोचने का भी टाइम नहीं है। विजन क्लियर होता है, माइंड सेट स्ट्रांग होता है, तो आपकी कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि आपके अलावा आप कोई भी नहीं है। जिस तरीके से आप बात करते हो, पेशेंट को समझते हो, पेशेंट आगे रो जाता है, इतना इमोशनली अटैच हो जाता है, तो वो सारी काबिलियत एक दिन में नहीं आती, ना वो कोई कॉपी कर सकता है। आत्मा से, संस्कारों से, मेहनत से आता है। और बहुत सारी परीक्षाएं आयुर्वेद लेता है, जिससे पास होके आप कुर्सी पे बैठे हो। वैद्य श्री तपन सर है, वो बोलते हैं, उनसे ही शायद उन्हीं की बात है कि एक वैद्य बनने से पहले ना वैद्य को सब बनना चाहते हैं, मतलब प्लम्बर, ये वो सब कुछ जब उसको आता है ना, वो टेक्निक्स आती है, वो कलाकारी आती है, तो हम किसी भी चीज को उठा के कुछ भी जो हम करना चाहते हैं ना वो कर सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत करती थी मैं बचपन में। वेस्ट चीजें मैं झाड़ू से जाने नहीं देती, सब उठा लेती, इससे मैं ये बना सकती, इससे नहीं बना सकती। तो वो चीज आज मुझे आयुर्वेद में इतनी काम आ रही है कि कोई काढ़ा बच गया है ना तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई चूरन का मैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास जो है उसको मिला के मैं मेरे तरीके से काम ले सकती हूँ। और ये सारा सदगुरु की कृपा से ही हुआ है, जिनमें गुरुओं से मैंने सीखा, उन्होंने इतना बेस बना दिया कि कम से कम चीज में मैक्सिमम आप रिजल्ट दो, तो आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम होता है, आपको प्रॉफिट भी रहता है। तो इस तरीके से आपको फाइनेंशियल लेवल पे भी अच्छा ग्रो कर राइट। पैसे कमाना है, अच्छे से पेशेंट को आराम देके कमाना है, राइट। साथ में मेहनत करके कमाना है। मतलब आप बिल्कुल। बीएमएस करके साल बच्चे पढ़ते नहीं है, मैंने खुद देखा है, दुख होता है। फिर दो बच्चे जो आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं वो 60 लोगों का काम पूरी जिंदगी में कर देते हैं। इसीलिए आज भी मतलब आयुर्वेद शाश्वत है, इसीलिए क्योंकि वो फिर 60 का एक से काम भी लेना है। इतने पेशेंट भेजेगा उनको, इतने कि वो पूरी जिंदगी उस कुर्सी से उठते नहीं है, वही काम करते हैं। तो मेहनत से भागना नहीं है, सफरिंग किसी को अच्छी नहीं लगेगी। टीन एज में जब आपको ये चाहिए, घूमना है, फिरना है, सब अच्छा लगता है, उस टाइम पे कमरे में बंद होके अध्ययन करना इजी नहीं है। पर अगर 3-4 साल दे दो, जैसे बोलते हैं, शुरुआत में मेहनत है। एक टाइम के बाद जब आप अंडरस्टैंडिंग आएगी ना, आपका माइंड खुद चलेगा। शुरुआत रीडिंग से होती है, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर आपके कंसेप्ट अपने आप बनेंगे। थर्ड लेवल पे पहुंचना है ताकि पेशेंट का कंसेप्ट बने, आप डायरेक्ट चीज को समझाओ तो वो ठीक हो जाए। और फीमेल जितनी भी हैं उनको तो ये लगता है कि पैसे नहीं है, घर वाले शादी, क्योंकि सर ये बहुत बड़ा रोल है, शादी को बीच में लाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो एवरेज फैमिली से वो प्राइवेट से पढ़ा तो देता है, 20-25 लाख लग गए, फिर उतने ही फिर से पैसे उनकी शादी में भी लगना, उतना ही लग जाए। अगर है इतने तो क्या करें, तो शुरुआत चाहे आप एक मन से करें, मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरुआत में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप कितना अर्न कर सकते हो, कितना आपकी वैल्यू है, कितनी जरूरत है आपकी, आपको भी नहीं पता। इसीलिए ऐसे डिसीजन ना ले कि जिससे शादी होगी उसके बाद हम उनके फाइनेंशियल बैलेंस पे आगे कर पाएंगे। वो एक ट्रैप होता है, बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आती है। पहले आप एक अच्छे वैल्यू बनो, अपना वैल्यू आप खुद समझिए, उसके बाद दूसरी तरफ जाए, क्योंकि शादी भी एक अपने आप में पूरी अटेंशन टाइम देने वाली चीज है। वो भी कोई साइड बाय साइड हो जाए और हम अपना काम करते रहे, ऐसी चीज नहीं है। तो पूरा अच्छे से प्रैक्टिस डाल के 2-3 साल प्रैक्टिस करके ही करनी चाहिए। और जो आपका राइट। प्लेटफॉर्म, जिस तरीके से आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं, मुझे लगता है बहुत सारी फीमेल्स भी इस चीज का फायदा उठा पाएंगे, और बहुत ज्यादा डेवलप होगा ये चीज़। राइट। थैंक यू सो मच वैद्य प्रेमोंगा जी। आई थिंक इट वाज अ वेरी नाइस सेशन एंड काफी कुछ क्लैरिटी और काफी कुछ डिस्कशन मिला आज के एस्पेक्ट में। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू पॉजिटिवली आगे ग्रो करें, हमारा प्लेटफॉर्म, हम सब आपके साथ हैं। एंड कोई भी आपको फर्दर क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप मेरे को या वैद्य प्रेमोंगा जी को डायरेक्ट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव ए ग्रेट वीक है। थैंक यू।